Hello students, I am Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science working in Government Girls College, चौमू। बच्चों मैंने आपको पिछले अध्याय में शारीरिक विकास का चैप्टर हमने आरंभ किया था और उसके कुछ हमने कवर कर लिया था। हमने देखा शारीरिक विकास का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, शरीर के आकार जिसके अंतर्गत हमने लंबाई और वज़न के विषय में पढ़ा था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। शारीरिक आकार के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है शारीरिक विकास का, वह है शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात जैसा कि आप लोगों को हम पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि शारीरिक अनुपात जो होता है एक नवजात शिशु का एक वयस्क से बिल्कुल भिन्न होता है। अनुपात मतलब हमारे शरीर के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे से कितने अनुपात में होते हैं। गर्भस्थ शिशु का हमने देखा था कि सिर का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, बाकी धड़ और हाथ पैर का विकास ही बाद में आरंभ होता है और उनका आकार कंपैरेटिवली कम होता है। तो यही हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो अगर हम वयस्क व्यक्ति का जन्म के समय के अनुपात से तुलना करें तो हम देखते हैं कि वयस्क व्यक्ति का सिर 2 गुना बढ़ चुका होता है, मतलब जन्म के समय जितना होता है उससे 2 गुना बढ़ता है। धड़ उसका 3 गुना बढ़ता है, बाहें 4 गुना बढ़ती हैं और पैर 5 गुना बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो और पेशी, अस्थियां, प्रजनन अंग और फुफ्फुस, मतलब ये हमारे आंतरिक अंग हैं, ये लगभग 20 गुना बड़े हो जाते हैं। आँखें, मस्तिष्क, क्योंकि हमारा सिर का क्षेत्र पहले ही काफ़ी विकसित हो चुका होता है तो उसमें परिवर्तन कम आता है क्योंकि इनका विकास जन्म पूर्व अवस्था से ज़्यादा हो चुका था। तो अब उनके अंदर शारीरिक अनुपात की दृष्टि से कम परिवर्तन आता है। ये तो अनुपात मैंने आपको बताया। दूसरी बात यह है, आप ये देखिए भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न गति से विकसित होते हैं। मतलब कोई भाग, जैसे सिर का क्षेत्र का विकास आपने देखा कि 2 गुना ही हुआ, तो इसका मतलब इसकी गति मंद थी। पैरों का विकास 5 गुना हो गया, मतलब इनकी गति तीव्र हुई है। तो अलग अलग भाग जो होते हैं हमारे शरीर का, उनका विकास अलग अलग गति से होता है। कोई भाग तेजी से बढ़ रहा होता है, कोई भाग धीमी गति से। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है। जब किसी एक क्षेत्र का तीव्रता से विकास हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे क्षेत्र का विकास हो ही नहीं रहा, उस क्षेत्र का विकास भी हो रहा होता है लेकिन मंद गति से होता है। मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन तो निरंतर चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ विकास हर भाग में निरंतर चलता रहेगा। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर होती है और वो कभी किसी अंग में तीव्र होती है और किसी अंग में मंद होती है। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको तुलना के लिए बताया। देखो बच्चों, ये चित्र मैंने आपको पहले भी दिखाया था हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत का जब हमने अध्ययन किया था तब भी मैंने आपको दिखाया था ये चित्र। अभी आप फिर देखिए ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए, मतलब आप देखिए कि जन्म के ये जो पहले 2 चित्र हैं बेटा, ये तो जन्म से पूर्व गर्भकालीन अवस्था के हैं। देखो गर्भकालीन अवस्था में सिर का अनुपात बाकी शरीर की तुलना में कितना बड़ा है। धीरे धीरे ये अनुपात घटता जा रहा है। तो आप देखिए ये बीच वाली जो रेखा, 3 रेखाएं हैं, बीच वाली रेखा आधा, ऊपर का चौथाई और नीचे का चौथाई। तो आप ये देखिए कि पहले हमारा सिर जो है वो लगभग पूरे शरीर का आधा हिस्सा होता है, फिर वो कम हुआ, जन्म के समय वो लगभग 1/4 हो गया और धीरे धीरे घटते हुए देखिए इसका। तो जन्म के समय सिर का अनुपात शरीर की तुलना में 1:4, मतलब 4 भाग में से 1 भाग सिर का है, जो अभी मैंने आपको बोला। और वयस्क होने पे यही कितना हो जाता है, 8वां भाग, 1:8, मतलब पूरे शरीर को अगर हम 8 भागों में बांटें तो 1 भाग हमारे सिर का होता है। सिर का क्षेत्रफल जन्म के समय कितना होता है, 21%। पूरे शरीर का 21%
क्षेत्रफल हमारे सिर का होता है, और वयस्क होने पर यही क्षेत्रफल घटकर मात्र 8% रह जाता है। चेहरे और मस्तिष्क का अनुपात, मतलब चेहरे के अनुपात में मस्तिष्क अंदर ही होता है उसके अंदर, तो वो 8:1, मतलब 8 भाग चेहरे का तो 1 भाग मस्तिष्क का था। और उसके बाद क्या होता है, वयस्क अवस्था में क्या होता है हमारा, क्योंकि चेहरे का आकार अनुपात में घट गया है, तो चेहरे का जो अनुपात होता है वो 2 होता है, तो मस्तिष्क का 1 होता है। ये आपको चित्र में भी आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमारी जो शारीरिक बनावट होती है इस पर भी अनुपात थोड़ा सा निर्भर करता है। शारीरिक बनावट बेटा 3 प्रकार की गठन बताएं, हमारे शरीर का गठन 3 प्रकार श्रेणियों में रखा गया है। चित्र में देखिए, सबसे पहले है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बिल्कुल दुबले पतले, मतलब बिल्कुल उनकी बैलेंस सी बॉडी होती है, उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वसा या का जमाव नहीं होता है, इसलिए वो स्लिम ट्रिम से दिखाई देते हैं। इन्हें हम कहते हैं एक्टोमॉर्फ व्यक्ति। दूसरी श्रेणी होती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो होते हैं, देखिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा वसा होती है, इसलिए इनका शरीर थोड़ा सा थुलथुला दिखाई देता है। देखिए जब ये साइड का पोज दिखा रहे हैं तो इनका जो है तोन भी थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, पेट का हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। और तीसरी श्रेणी है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ वो होते हैं जिनमें मांसपेशियों की ज़्यादा होती है और शारीरिक सुदृढ़ शरीर जिसको कहते हैं, गठन जिसका होता है, बिल्कुल उपयुक्त गठन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे शारीरिक अनुपात में जो परिवर्तन आते हैं आयु के अनुसार जैसे आते हैं, जैसे अलग अलग अवस्था में आपको शरीर का अनुपात भिन्न भिन्न दिखता है। जैसे बाल्यावस्था के अंदर, जब किशोरावस्था से आरंभ से जस्ट पूर्व की अवस्था जो होती है बेटा, बाल्यावस्था जब अंत में आ रही तो पता चलता है बच्चों के हाथ पैर लंबे लंबे से होते हैं, ठीक है ना। तो बच्चा क्या है, उसको लोग कहते हैं अरे तेरे हाथ पैर कितने लंबे लंबे से हो रहे हैं, मतलब पूरे शरीर की तुलना में उसके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे लगते हैं, तो लोग उनको टोकने लग जाते हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करने लगता है। तो बच्चा अपने आप को बड़ा अजीब सा महसूस करता है कि मेरा शरीर कैसा हो रहा है। किशोरावस्था में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो अपने लुक्स को लेकर, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। जबकि शारीरिक अनुपात में परिवर्तन जो है ये एक प्राकृतिक वो है, लेकिन उस अनुपात के साथ बच्चों को एडजस्ट करना, क्योंकि आसपास के लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके अनुसार उनके ऊपर इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव भी पड़ता है। फिर बच्चों को लगता है कहीं मेरा शारीरिक अनुपात गड़बड़ तो नहीं है, या कुछ लोगों को जैसे लगता रहता है कि मेरी गर्दन इतनी छोटी क्यों है, मेरा सिर इतना चपटा क्यों है। इस तरह से बच्चों के मन में अगर ये भावना आ जाती है तो उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। अगला महत्वपूर्ण आयाम शारीरिक विकास का है अस्थियां। अस्थियां का जैसे जैसे आयु बढ़ती है बच्चों, जन्म के समय से लेकर वयस्क अवस्था तक अगर हम तुलना करें तो उनके आकार में परिवर्तन आता है। आप सब जानते हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर कितने छोटे होते हैं और बड़े वयस्क व्यक्ति के हाथ पैर कितने लंबे होते हैं, मतलब उसकी अस्थि का आकार इतना बड़ा हो गया है। उसके संगठन में भी परिवर्तन आता है। संगठन में परिवर्तन कैसे आता है, छोटे बच्चों की अस्थियां जो होती हैं वो बड़ी लचीली सी होती हैं, जबकि बड़े होने पे, वयस्क होने पे वो अस्थि बिल्कुल ठोस कठोर हो चुकी होती हैं। तो उनके संगठन में भी परिवर्तन आता है और उनकी संख्या में भी परिवर्तन आता है। जन्म के समय शिशु की अस्थियों की संख्या 300 होती है और वयस्का अवस्था तक आते आते वो 206 रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा छोटी छोटी अस्थियां अलग अलग हिस्सों में होती हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है अस्थि ठोस होती जाती हैं और आपस में मिल जाती हैं। तो 2 अस्थियां जो पास पास की थीं
वो उपास्थि की वजह से अलग अलग थी, वो उपास्थि कड़ी हो जाती है और दोनों को जोड़ देती है, तो इस तरह से अस्थियों की संख्या कम हो जाती है। तो एक वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या 206 होती है। बच्चों, ये बात जीके के प्रश्न में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब अस्थियों का विकास कैसे होता है? अस्थियों का विकास जो है वो सिरों पर होता है। सिर मतलब दोनों छोर जो होते हैं अस्थि के, जैसे लंबी अस्थि अपने हाथ की या पैर की, तो उसके जो छोर होते हैं वहाँ उस जगह पर उसका विकास होता है, क्योंकि अस्थियों के सिर पर एक कार्टिलेज की परत होती है। जो कॉर्नर वाला जो हिस्सा, छोर वाला हिस्सा जिसको एपिफाइसिस कहते हैं, वो कार्टिलेज उसको अस्थि के मुख्य भाग से अलग करके रखता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ये कार्टिलेज या उपास्थि भी कहते हैं हम इसको, ये धीरे धीरे कठोर होने लगती हैं और दोनों सिरों को, मतलब सिरे वाला एपिफाइसिस और मुख्य भाग डायफाइसिस, दोनों को जोड़ देता है। दोनों के बीच में क्योंकि उपास्थि है वो भी कड़ियों की अस्थि बन गई तो संपूर्ण लंबी हो जाती है। तो इस तरह से, और जब ये पूरा जुड़ जाती है अस्थि तो उसकी आगे आकार में वृद्धि होना रुक जाता है। मतलब एपिफाइसिस और डायफाइसिस जब मिल जाता है तो अस्थि की वृद्धि रुक जाती है। और ये प्रक्रिया कब होती है? जब हम अपना पूर्ण परिपक्व आकार ग्रहण कर लेते हैं, मतलब हमारी लंबाई जितनी बढ़नी है वो बढ़ जाती है। आपको पता है ये लंबाई हमारी जो होती है वो 16-17 वर्ष तक सब लोगों की जितनी लंबी होनी होती है, लंबाई हमको होना होता है, लंबा होना होता है, उतने हो चुके होते हैं। तो उस अवस्था पर जाकर ये एपिफाइसिस और डायफाइसिस मिल जाते हैं और इनको मिलने को नियंत्रण करते हैं हमारे हार्मोन्स। वयासंधि पर, वयासंधि मतलब प्यूबर्टी पर हमारे शरीर के अंदर लैंगिक हार्मोन्स का स्रवण होता है। ये लैंगिक हार्मोन इस प्रक्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। अस्थि से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जो आप लोगों को जानना चाहिए वो है ऑसिफिकेशन या अस्थियों के कठोर होने की प्रक्रिया। देखो, ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया प्रथम वर्ष से आरंभ हो जाती है और वयासंधि पर हम पूर्ण आकार ग्रहण करते हैं, तब तक ये चलती रहती है। जब ये ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब तक हम अपना परिपक्व आकार ग्रहण, हर अस्थि अपना परिपक्व आकार ग्रहण कर लेती है। उसके बाद अस्थि की आकार में वृद्धि रुक जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भिन्न भिन्न अंगों की अस्थियों की ऑसिफिकेशन की गति भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग अंगों की अस्थियां जो होती हैं उनके कड़े होने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा है नवजात शिशु के हम सिर को सब लोग कहते हैं कि बड़े ध्यान से रखना, क्योंकि इनका तालू ऊपर से खुला हुआ है, मतलब खोपड़ी के ऊपर के हिस्से में गैप। अगर आप किसी नवजात शिशु को छू कर देखेंगे, बिल्कुल कोमलता से छूइए, तो आपको दिखेगा कि वहाँ का वो हिस्सा कोमल है, क्योंकि दो अस्थियों के बीच में गैप होता है। इसी वजह से बच्चों को चोट वगैरह से बहुत बचाना होता है। और बच्चों, प्रकृति ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। कहीं मैंने पढ़ा, फिर मैंने ऑब्जर्व भी किया कि छोटे बच्चे कितना गिरते हैं। आपने कभी देखा है कि अगर हम किसी एयर टाइट डिब्बे को जोर से ज़मीन पर दे मारें तो फट जाएगा, और उसमें से कहीं भी वायु निकलने का मार्ग होगा तो वो फटेगा नहीं, जोर से विस्फोट नहीं होगा। तो ये हमारी प्रकृति ने व्यवस्था की है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बार बार डगमगाते हैं और गिर जाते हैं, तो उनके गिरने पर भी इतनी मस्तिष्क को चोट नहीं लगती है ना। और अगर बड़े होकर हम उतनी ज़्यादा गिरेंगे तो हमारे मस्तिष्क को भी चोट पहुंच सकती है। तो शिशु की जो अस्थि होती है, खोपड़ी की अस्थि, लगभग 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था तक जुड़ जाती हैं और बिल्कुल अपना सही आकार ग्रहण कर चुकी होती हैं। हाथ पैरों की अस्थि जो होती हैं, इनके ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया वयासंधि तक चलती है। अभी मैंने आपको बताया था ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही उसकी वृद्धि रुक जाती है। और ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया अगर सही ढंग से नहीं होती है तो हड्डी के अंदर विकृति आने का पूरी संभावना है। जैसे हाथ पैर की अस्थि हैं, बच्चे को उचित पोषण नहीं मिल रहा है या उसके हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसकी अस्थि जो है वो जब ऑसिफिकेशन ठोस आकार लेना चाहिए तब तक वो अगर नरम रह गई तो वो मुड़ जाएंगी क्योंकि शरीर का पूरा बोझ है उनके ऊपर, पैरों के ऊपर, तो वो बो लेग्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे हार्मोन्स, हमारी आनुवांशिकी, हमारी पोषण की
अवस्था, ये सब हमारे ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए इनका पोषण इत्यादि का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगला पहलू जो है शारीरिक विकास का है वो है मांसपेशी और वसीय उत्तक। हमारी कंकाल अस्थियों के ऊपर जो आवरण होता है ये मांसपेशी और वसीय उत्तक का होता है। हमारी त्वचा के नीचे क्या है, हमारी पेशियां हैं, मसल्स है, मसल्स जिसको हम आम बोलचाल में बोलते हैं। शैशव अवस्था में बच्चे कितने गुदगुदे से लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनके वसीय उत्तक जो होते हैं, वसा वाले उत्तक ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बालक केवल दूध ग्रहण करता है और दूध के अंदर क्या होते हैं, वसा होती है अच्छी मात्रा में। प्रकृति ने यह व्यवस्था इसलिए की है बच्चों कि ये जो वसीय उत्तक होते हैं बच्चे को बाहर के तापमान से एडजस्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं। फिर बाल्यावस्था में वसीय उत्तक में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जबकि पेशीय उत्तक में कम गति से होती है आरंभिक बाल्यावस्था में। लड़कियों में 12 से 15 वर्ष और लड़कों में 15 से 16 वर्ष तक पेशीय उत्तक में वृद्धि होती है। ये कौन सा काल हो गया? वयासंधि का काल हो गया। वयासंधि और किशोरावस्था का काल है, लैंगिक परिपक्वता जब हमारा शरीर ग्रहण कर रहा होता है। और वैसे पेशीय और वसीय उत्तक का अनुपात शारीरिक गठन पर भी निर्भर करता है। मैं आपको वापस पीछे इस पे लेके आ गई हूँ चित्र पे। ये देखिए, जो एक्टोमॉर्फ व्यक्ति होते हैं इनके अंदर पेशीय उत्तक भी कम होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं, मोटे नहीं होते हैं, और वसीय उत्तक इनमें बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो एंडोमॉर्फ व्यक्ति होते हैं इनके अंदर वसीय उत्तक अधिक है, पेशीय उत्तक कम है, इसलिए इनका शरीर थुलथुला सा होता है, गुदगुदा सा होता है। और जो मीजोमॉर्फ होते हैं इसके अंदर, इन लोगों के अंदर पेशीय उत्तक अधिक होते हैं, वसीय उत्तक कम होते हैं, इसलिए इनका शरीर सुदृढ़ होता है। और सबसे अच्छा जो होते हैं ये मीजोमॉर्फ होते हैं। और ये जो होते हैं बेटा, ये जो अनुपात है ना, ये कुछ कुछ अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करता है। जैसे लिंग के हिसाब से देखें तो अक्सर बॉयज़ जो होते हैं वो मीजोमॉर्फ कैटेगरी के होते हैं, तो उनका शरीर सुदृढ़ सा होता है, जबकि लड़कियां जो होती हैं वो एक्टोमॉर्फ या एंडोमॉर्फ होने की संभावना अधिक होती है। वैसे अगर एथलेटिक्स वगैरह में भाग लेती हैं, खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी भी मीजोमॉर्फ बॉडी हो सकती है, पर सामान्यतः या तो वो बिल्कुल एक्टोमॉर्फ होंगी, दुबली पतली होंगी, या एंडोमॉर्फ मतलब उनके अंदर वसीय उत्तक अधिक होंगे। तो ये बॉडी बिल्ड पर भी निर्भर करता है कि किसके कितने वो होगा, अनुपात क्या होगा। तो शारीरिक गठन पर निर्भर करता है। दूसरा, परिपक्वता पर पेशीय उत्तक जन्म से 5 गुना मोटे हो चुके होते हैं और वजन उनका 40 गुना बढ़ चुका होता है। प्रथम 5 वर्ष में तो पेशीय उत्तक का विकास शरीर जैसे जैसे बढ़ रहा है, जिस अंग का विकास हो रहा होता है उसी अनुपात में पेशीय उत्तक का भी विकास होता है। 5 से 6 वर्ष में पेशीय विकास में एकदम से ग्रोथ स्पर्ट आता है। ग्रोथ स्पर्ट में आपको पिछले चैप्टर में पिछले व्याख्यान में समझा चुकी हूँ। ग्रोथ स्पर्ट मतलब अचानक वृद्धि होना। तो 5-6 वर्ष की अवस्था में एकदम से देखना बच्चे लंबाई खींचते हैं, थोड़े सुदृढ़ से नज़र आने लगते हैं, मतलब पतले दुबले दिखाई देते हैं, पर उनके पेशीय उत्तक जो होते हैं वो विकसित होते हैं। और इस समय इनके वजन में जो वृद्धि होती है उसमें 75% अंश जो होता है वो पेशीय उत्तक की वृद्धि के वजन का होता है। जितनी सुदृढ़ पेशी होंगी उतना ही बेहतर शारीरिक बल होगा। ये मैं आपको, वसीय उत्तक जो होते हैं इनका विकास अनुवांशिकी पर, भोजन संबंधी आदतों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुवांशिकी मतलब जिसमें ज़्यादा मोटापे वाली फैमिली होती है उनके बच्चे भी हो सकते हैं मोटे। और इसके साथ साथ भोजन संबंधी आदतें, कुछ लोगों को ज़्यादा खाने की आवश्यकता होती है, की आदत होती है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, वसा का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन लोगों के में वसीय उत्तक अधिक होगा। अब इसमें भी आप देखिए वसीय उत्तक के विकास के महत्वपूर्ण काल होते हैं। कौन कौन से हैं? गर्भकालीन अंतिम 3 माह, मतलब ये बच्चे को बाहर आने के लिए तैयारी होती है, उस टाइम पे वसीय उत्तक का जमाव होता है त्वचा के नीचे, जिससे कि वो बाहर के टेम्परेचर का उसके ऊपर परिवर्तन जो आएगा उसका परिवर्तन वो एडजस्ट कर सके। जन्म के पश्चात के 2-3 वर्ष ना, और फिर 11 से 13 वर्ष। तो
प्रथम जो होता है गर्भकालीन विकास, उसमें माँ का आहार अच्छा होगा तो शिशु में अच्छी तरह विकसित हो जाएगा। जन्म के पश्चात 2-3 वर्ष अच्छा आहार बच्चे को दिया तो होगा। और 11 से 13 वर्ष ये जो होता है वयसंधि काल होता है हमारा। उस समय अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक वसा युक्त भोजन करेगा तो उसके शरीर के अंदर वसा का जमाव हो जाएगा, उसके वसीय उत्तक बढ़ जाएंगे, मतलब वो मोटा हो जाएगा और उस मोटापे को झटकना बहुत मुश्किल होता है। तो इस समय पर अपने भोजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लिंग और सामाजिक स्तर का भी प्रभाव पड़ेगा। लड़कियों में वसीय उत्तक अधिक होते हैं, अभी मैंने बताया था, और लड़कों में मांसपेशीय उत्तक अधिक होते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर, जिन लोगों को ज़्यादा खाने पीने को मिलेगा वो ज़्यादा उनमें भी वसीय उत्तक होंगे। और पेशी उत्तक भी उनके सुदृढ़ हो सकते हैं, अगर वो एक्सरसाइज भी करते हैं तो पेशी उत्तक ज़्यादा विकसित होंगे। जबकि सामाजिक आर्थिक स्तर, जिन लोगों को भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं होती, कम भोजन मिलता है, वो हमेशा एक्टोमॉर्फ रह जाते हैं, ना तो उनके वसीय उत्तक विकसित हो पाते हैं, ना पेशीय उत्तक बहुत अच्छी तरह विकसित हो पाते हैं। अगला आयाम जो है हमारे शारीरिक विकास का वो है दांत। दांत भी बड़ी महत्वपूर्ण भाग है हमारे शारीरिक विकास के। दांतों का विकास मतलब मसूड़ों के अंदर दांतों का निर्माण गर्भकाल में ही 3 से 4 माह में आरंभ हो चुका होता है। गर्भकाल का तीसरा चौथा महीना जब होता है तभी आरंभ हो जाता है। और दांतों का विकास कब तक चलता रहता है? 21 से 25 वर्ष की अवस्था तक इनका विकास चलता है, क्योंकि अक्कल दाढ़ जो होती है हमारी वो 21 से 25 के बीच में निकलती है। और अक्ल का इससे बच्चों कोई लेना देना नहीं होता है, केवल इसका इसलिए क्या है कि उस समय हम लोग समझदार हो चुके होते हैं, बौद्धिक हमारी परिपक्वता आ चुकी होती है और हम उसको महसूस कर सकते हैं कि जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इसलिए उसको अक्ल दाढ़ कहा जाता है। वैसे इसका अक्ल से कोई संबंध नहीं है। हमारे संपूर्ण जीवन काल में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, 2 सेट निकलते हैं दांतों का। एक तो होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई। अस्थाई दांत को जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं। अस्थाई दांत कब निकलना शुरू होते हैं? दूध के दांत बच्चे के निकलने शुरू होते हैं जब वो बालक 6 महीने का आसपास उसका आरंभ हो जाता है। सामान्य 6 से 8 महीने, किसी का जल्दी किसी का कम देर से, ये तो व्यक्तिगत भिन्नता है, पर सामान्यतः 6 से 8 माह के बीच में होता है। सबसे पहले हमारे नीचे के आगे के 2 दांत निकलते हैं, उसके बाद ऊपर के 2 दांत निकलते हैं और 9 माह तक बच्चों के शिशु के 3 दांत निकल चुके होते हैं और 2.5 से 3 वर्ष तक उसके पूरे 20 अस्थाई दांत निकल आते हैं। अब इन दांतों के जो होते हैं इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो सामान्यतः जो भी दांत निकलता है पहले नीचे वाला निकलेगा फिर ऊपर वाला निकलेगा। इस क्रम में परिवर्तन आने से क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि किसी के क्रम गड़बड़ हो जाते हैं तो आकार जो होता है जबड़े का, वो जौ का जो आकार होता है वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है, सामान्य से अलग हो जाता है। तो बच्चे को खुद को भी बहुत महसूस होता है। कई बार होता है एक के ऊपर एक दांत आ जाते हैं या सही क्रम में नहीं आते हैं, तो क्रम महत्वपूर्ण होता है। और बीच के जो दांत होते हैं आगे के उन्हें कहते हैं इंसाइजर्स या कृंतक कहते हैं। उसके आसपास जो एक एक दांत होता है दोनों तरफ, उसे हम कहते हैं रदनक, जो चीरने फाड़ने वाला होता है। उसके बाद होते हैं दाढ़ से पहले वाला, उसको अग्रचर्वणक कहते हैं या मोलर कहते हैं। और जो हमारी दाढ़ होती है उसको चर्वणक या मोलर टीथ कहा जाता है। ये देखिए मैंने थोड़ा सा चित्र में आपको बताने की कोशिश की है। देखिए जो हमारे अस्थाई दांत होते हैं, जो छोटे वाले दिख रहे हैं, ये 20 हैं और जो स्थाई दांत हैं वो 32 होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 28 दांत सबके होते हैं, 32 बहुत कम लोगों के होते हैं, क्योंकि जो अंतिम 4 हैं 28 के बाद में, उनको जिनको हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, 21 से 25 वर्ष की अवस्था में निकलती है। वो किसी के 1 निकलती है, किसी के 2 निकलती हैं, किसी के 3 निकलती है, किसी के 1 भी नहीं निकलती है, किसी के 4 निकल आती हैं। तो 32 दांत बहुत कम लोगों के होते हैं। और ये अस्थाई दांत जब हमारे निकल आते हैं उस टाइम पे मसूड़ों के अंदर स्थाई दांतों का निर्माण चल रहा होता है। जब स्थाई दांत का निर्माण पूरा हो जाता है तो वो ऊपर निकल आता है और अस्थाई दांत को धक्का मार देता है, जिससे दूध का दांत अलग हो जाता है। 6 वर्ष पर हमारे लगभग अस्थाई दांत, दूध के दांत टूटना और स्थाई दांत के आने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 10 वर्ष पर ये 14 से 16 होते हैं, 13 वर्ष पर ये 27 से 28 होते हैं
और 17 से 25 वर्ष के बीच में कभी भी 4 अक्लदाड़ आ सकती है और नहीं भी आ सकती है। दांतों को के हम शारीरिक उसको भौतिक पहलू को तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक महत्व भी होता है। मनोवैज्ञानिक महत्व कैसे होता है बेटा कि जब दांत निकल रहे होते हैं तो बालक की संवेगात्मक स्थिति में परिवर्तन आता है। जैसे छोटे बच्चों को तुम देखो, जब दांत निकल रहे होते हैं तो अक्सर उनके इन्फेक्शंस हो जाते हैं, संक्रमण हो जाता है, बच्चे के दस्त लग जाते हैं, बच्चे की लार गिरती रहती है, बच्चा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, इरिटेबल सा हो जाता है। तो क्योंकि वो दांत निकलने की प्रक्रिया थोड़ी पीड़ाजनक होती है, इस वजह से बच्चे ऐसे होते हैं। इसी तरह से जब दांत निकलने में कठिनाई होती है तो उस वजह से बच्चों भोजन भी ढंग से नहीं करते हैं, ढंग से खाना नहीं खाते हैं, दर्द हो रहा होता है तो नींद भी नहीं आती। तो ये सब चीज़ें उनके ऊपर उनको और चिड़चिड़ा, इरिटेटिंग बना देती हैं। फिर दांतों को परिपक्वता का भी लक्षण मानते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, अरे अभी तो तेरे दांत, दूध के दांत भी नहीं टूटे, मतलब अभी तुम मेच्योर नहीं हो, अभी तुम परिपक्व नहीं हो। तो मतलब दांत जो है निकलना है वो एक परिपक्वता का लक्षण है। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, मैंने देखा है कि और लोगों के, उनकी आयु के बच्चों के दांत टूट रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा भी मैं तोड़ दूँ, निकाल दूँ। पता चलता है उनका भी स्थायी दांत पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ और उन्होंने पहले ही इसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हाँ मैं भी दिखाऊं कि हाँ भाई मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं भी परिपक्व हो गया हूँ। लेकिन इसका खामियाजा क्या होता है, स्थायी दांत आने में भी समय लगेगा। तो वो एक गैप जो बना हुआ है, जिसको लोग बच्चे छेड़ते रहते हैं, दूसरे बच्चे इसके तो चूहा दांत ले गया, तो वो सारी समस्या उनको लंबे समय तक झेलनी पड़ती है। सामान्य प्रक्रिया में होता है तो अस्थायी दांत टूटने के बाद स्थायी दांत बहुत जल्दी ही निकल आता है। फिर हमारे चेहरे की दिखावट, हम कैसे दिख रहे हैं, इसके ऊपर भी दांतों का प्रभाव पड़ता है। अगर दांत ऊबड़ खाबड़, आड़े तिरछे निकले होते हैं तो हम देखने में व्यक्ति सुंदर नहीं लगता, और सुंदर नहीं दिखेगा तो उसमें हीन भावना आएगी, दूसरे लोग भी उस पर टिप्पणी करेंगे। तो इस वजह से भी इनका मनोवैज्ञानिक महत्व भी होता है। इसी तरह से जो भी मैंने बताया, बच्चा के अगर लंबे समय तक दांतों के बीच में गैप रह गया है तो उसको दूसरे लोग छेड़ेंगे, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों हम जो हमारे जो आप अपनी जो हिंदी की वर्णमाला है इसको बोलकर देखिए, आपको पता चलेगा दांतों का महत्व। हमारी क की लाइन के अंदर, हमारे मुंह के अंदर देखिए, क वाली लाइन का क ख ग बोलते हैं, अलग ढंग से होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंदर दांतों का महत्व होता है। त में हमारी जिह्वा जो है दांतों को टच कर रही है। तो जब दांत नहीं होते, आपने देखे बुजुर्ग व्यक्तियों की भाषा अस्पष्ट हो जाती है क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। तो भाषा की स्पष्टता भी दांतों पर निर्भर करती है। तो ये भी इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। अच्छा बच्चों, अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब शेष जो बचा है शारीरिक विकास का चैप्टर, वो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। ओके, बाय।